बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक ख़बर से जो बाजोड़ से आई है। सेंटर हिदायतुल्लाह एक रिमोट कंट्रोल बम का निशाना बने हैं और वो उन 1.5 लाख लोगों में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी है और उसका वो निशाना भी बने हैं। ये अफसोसनाक है, ये काबिल मज़म्मत है और इसके ऊपर यकीनन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इंसाफ मिले उनके ख़ानदान को भी और उन लाखों लोगों को भी जो कि दहशतगर्दी की भेंट चढ़े हैं। रियासत इरादा करती है और फिर वो इरादे से लगता है कि उसमें कोई खलल आ जाता है और उसके बाद फिर जिस तरह के मामलात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, लगता है कि रिट जो है वो कमज़ोर है और कमज़ोर होती चली जा रही है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर मुख्तलिफ बातें। आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नए मुकदमात की पंजाब काबीना मंजूरी दे रही है और उसके साथ साथ दे चुकी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अभी भी सेंटर ऑफ डिस्कशन है, जिसके ऊपर आज भी वो मौजूद बहस है, गो के इमरान खान साहब जेल में है लेकिन उसके बावजूद उनकी जमात जो है वो मौजूद है और उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वो बहरहाल एक ख़बर है और ख़बर भी इसलिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके अंदर इख्तलाफात की ख़बरें मामूली ख़बरें नहीं हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं और क्या ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से ख़तरा है। कल इमरान खान साहब ने एक इजलास तलब किया है बैरिस्टर गौहर का, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे और फिर हो सकता है कि कोई जो ख़ास करके जो पुराने लोग हैं जो कि पार्टी के साथ थे, जिन्होंने मुशक्क़तें भी काटी हैं, मुसीबतें भी बर्दाश्त की हैं, उनकी वापसी के हवाले से भी शायद कोई इस मामले पे कल फ़ैसला हो सके। क्या मामलात हैं, क्या वापस आ सकेंगे फवाद चौधरी साहब हों या फिर इमरान इस्माइल साहब हों या फिर अली जैदी साहब हों और बहुत सारे और लोग भी, कहाँ मसाइल हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर से ही क्यों ख़तरा है? तहरीक इंसाफ ने अपना कितना नुकसान कर लिया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम के इस हिस्से में उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा के तौर पर मुतारिफ़ करवाया, दिल को तकलीफ तो नहीं, हाँ, मगर अभी हम देख रही थी कि बहुत सारे, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ही है, हमारी पहचान भी तहरीक इंसाफ ही है। हाँ, तो आप तहरीक इंसाफ में होते हुए भी आपको वजाहत देना पड़ रही है कि तहरीक इंसाफ नहीं, कोई ऐसी वजाहत तो नहीं है, ठीक है, एक फ़ेज़ होता है, डिफरेंट फेज़ है और कुछ लोग जरा वैसे डरे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपकी वापसी भी तो एक टार्जन की वापसी के तौर पर हुई है। पार्टी एक्सेप्ट करे या नहीं करे, आप मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। क्या खौफ क्या है, क्यों इतने इख्तलाफात हैं, वजह क्या है? देखिए, सियासत में जाहिर है कि आपके सियासत के 2-3 तरीके हैं ना। एक तो यह है कि आप इतने बड़े हों कि आपको यू डोंट बॉदर अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ जगहों के ऊपर ख़तरा आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। एक इनसिक्योरिटी तो होती है, उसमें इशू नहीं है। कल खान साहब ने बात की, आपके बारे में सवाल भी पूछा लेकिन वो खामोश रहे। खामोशी को क्या समझा जाए? हालांकि बड़ी कोशिश थी दोस्तों की कि वो बोल ही दे, लेकिन खान साहब ने मेहरबानी की। लेकिन देखिए, इशू सिर्फ ये है कि जो इस वक्त मामला है ना, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद की तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत आग और खून के दरिया से गुजरी है और जो लोग 9 मई से पहले और हुकूमत जाने के बाद इमरान खान के साथ थे, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों ने बर्दाश्त किए हैं, यानी हम लोगों ने बर्दाश्त किए। कुछ लोग थे जो कि मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे उस वक़्त एक्टिव ही नहीं रहे, और हम जैसे जो लोग थे जिन्होंने फिर गिरफ्तारियाँ हुई, जिन पे बेईमाना तशद्दुद हुए, जिन्होंने जेलें काटी। आप पे भी तशद्दुद हुआ? जी ज़ाहिर है, वो तो मैं पूरी स्टोरी बता ही चुका हूँ ना वॉइस ऑफ अमेरिका के अपने उसमें। तो उसके बाद बहुत सारे लोग थे जो अभी भी जो हैं अपनी फैमिली से दूर हैं, जिनको ये मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकें। हमाद अज़हर हैं, मियाँ असलम इकबाल जैसे लोग हैं जो 13-13 महीनों से अपने घरों को नहीं जा सके। इनके दुख जो हैं वो अपने दुख हैं। तो बहुत सारा एक, पर ऐसे में रऊफ़ हसन साहब ने कहा है कि तशद्दुद जो था वो कोई ऐसी खबरें नहीं है और वो सब मामलात हैं। ये लोग ज़्यादा, ज़ाहिर है उस वक्त में जब आप नहीं थे तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक जगह थी, वो जगह फिल हो गई है। फिल तो नहीं हुई, मतलब जानता कोई नहीं ना। अगर 1.5 साल में मतलब आप बना सकते कद तो फिर तो मसला नहीं था।
देखिए ना, असल में पार्टी को, लीडर को क्या चाहिए होता है। आज इमरान खान अगर जेल में है तो उनको क्या चाहिए? इमरान खान को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक एडवाइस चाहिए, और फिर जिस इन्फॉर्मेशन और एडवाइस पे जब वो अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली बना लें, उसकी एग्जीक्यूशन चाहिए। तो मौजूदा जो हम कहते हैं कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, पीटीआई की लीडरशिप में मसलन अगर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, अगर शिबली फराज हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं और हामिद खान साहब हैं, तो उमर अयूब के अलावा बाकी सब लोगों ने तो सच्ची बात यह है कि कोई पॉलिटिक्स तो नहीं की है। गौहर इज़ अ ब्रदर टू मी, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर गौहर साहब और बाकी लोगों के। लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये लोग ना कोई सी ना तो इन्फॉर्मेशन देने की पोजीशन में है, ना एडवाइस देने की पोजीशन में है, और ना ही कोई एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में है। तो क्या खान साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं है? उनको मेरा ख्याल है कि अंदाज़ा तो हुआ होगा कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। खान साहब को तो अंदाज़ा हो भी, तो खान साहब की बड़ी लिमिटेशंस हैं, वो जेल में हैं। और जो दो लोग बुनियादी तौर पे, तीन मैं समझता हूँ लोग जो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप कर सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। उनको जेल से नहीं आने दिया जा रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों अब जेल में। साइफर ख़त्म हो गया हुआ है, उनको जेल से निकालना चाहिए। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब हैं, वो आए हैं लेकिन अभी तक वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सके। वो ज़ाहिर है वो एक शख्सियत हैं जो पार्टी को इमरान खान की अदम मौजूदगी में एक सहारा दे सकते हैं। असद कैसर साहब हैं, दे सकते हैं। इसी तरीके से जो, और दूसरी प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान 13 महीनों से जेल में है अब। और देखिए जो प्रॉब्लम है मुझे वो ये है कि आपकी जो सियासी हिकमत अमली है वो इतनी बेसिक है कि इसके नतीजे में इमरान खान को जेल से निकाला नहीं जा सकता। कहाँ गलतियाँ हुई आपके ख्याल में? क्योंकि आप एक क्रिटिक के तौर पे भी बीच में जो आपने वक्त निकाला, उसमें सोचा होगा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ से गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई, ये ना होता तो बेहतर होता। नहीं, गलतियाँ तो देखें वो उस वक्त करेंगे ना जब दोबारा कोई इमरान खान निकल आए, ताकत में हों। अगर अभी हम गलतियाँ गिनने बैठें तो वो तो लगेगा कि हम ऐसे ही जो है वो अपनी इस वक्त बातें कर रहे हैं। बट आपको पता ही है, जब हुकूमत में भी थे तो हमने जहाँ पे तनकीद हमारे ख्याल में बनती थी वो तनकीद तो हमने रखी है सामने। लेकिन इस वक्त गलतियाँ जो हैं वो बताने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक गलती जो है वो एक्नॉलेज्ड, और इन द हाइंड साइट मैं अभी ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म ना करते, जो एक ख़ास माहौल बन गया था, तो उसमें हमें ये कहा गया कि आप राब्ते ना रखें। इसका मूजब कौन था? एक उस वक्त माहौल बन गया था, और जब खान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी कहा कि कोई राब्ता ना करे, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। हमारे तो अच्छे राब्ते थे, और उसका नतीजा ये हुआ मौजूदा चीफ के साथ भी राब्ते आपके बन गए थे कुछ? जब हमारे तो पहले थे, नहीं पहले बहुत पहले थे, और बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। मौजूदा डीजी साहब के साथ भी बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। लेकिन इशू ये हुआ कि हमारा राब्ता ख़त्म हो गया, और जब ये राब्ता ख़त्म हो गया तो वो जो वैक्यूम था, जो खला था, वो फिर जो है वो फिर हमारे मुखालिफिन ने कर लिया। तो अगर हमारा भी होता तो इसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था? क्योंकि जनरल बाजवा जा रहे थे, नए चीफ आ रहे थे, नई एक्सटेंशन, उस वक्त ताहयात एक्सटेंशन की बात हो रही थी, उनका क्या किरदार था? जनरल बाजवा जो है ना जी, सच्ची बात यह है कि मेरा तो बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ रहा उनसे हमेशा, और अब भी मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ बात जो है वो नहीं की है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल साहब ने, मुझे तो समझ नहीं आती उन्होंने क्या किया अपने साथ। सबसे बड़ी ज़्यादती तो उन्होंने अपने साथ की है, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि उन्होंने सोचा कि एक एक्सटेंशन मैंने इधर से ले ली है पीटीआई से, अब अगली एक्सटेंशन मैं नून लीग से ले लूँ। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स में वो फंस गए, और दोनों तरफ से मुकम्मल जो है वो डिसक्रेडिट हो गए, जिसकी वजह से अब वो अगर आज ज़रा मैं हाइंडसाइट में ज़रा सोचता हूँ कि अगर जनरल बाजवा पहली एक्सटेंशन भी ना लेते, या पीटीआई उन्हें पहली एक्सटेंशन भी ना देती, तो जनरल बाजवा बहुत एक उनकी लेगेसी होती और एक वो बहुत बड़े आदमी के तौर पे जो है वो उनका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में आके उन्होंने दोनों कश्तियों पे पाँव रखने के चक्कर में वो बिल्कुल ही डूब गए हैं, और उसकी वजह वो रिजीम चेंज और वो साइफर वाला मामला था। उस वक्त तो आप नहीं, कुछ भी नहीं था ना, ये तो मतलब देखो बात तो एक्सटेंशन ही की थी ना, बात तो यही थी कि हमें बाकी सारी चीज़ें जुड़ती रहती है ना साथ, तो ये बैरूनी साजिश भी तो थी इसमें। आप कहते हैं कि जो साइफर की लैंग्वेज आई थी वो तो सबके सामने है ना, उससे दो राय तो नहीं हो सकती। जाहिर है कि वो लैंग्वेज बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी। नेशनल सिक्योरिटी
कमेटी ने उसके ऊपर जो है वो उनको डिमाश किया था, वो सारी बातें जो थी वो थी साजिश। लेकिन इसके मतलब साजिश से अगर आपकी मुराद यह है कि अमेरिका ने फौज नहीं उतार दी हमें और वो निकाला नहीं, तो जाहिर है फिर साजिश तो नहीं थी। लेकिन अदम एतमाद तो सियासी जमातों ने किया ना। नहीं, सियासी जमातों बेचारों का क्या ताल्लुक था? ये तो बैठे साइड पे दही खा रहे थे, इनको क्या पता। नहीं, सियासी जमात एतमाद नहीं लाते वो तो। अब राना सनाउल्लाह साहब ने सब जो नून लीग है उन्होंने बता दिया सारा कुछ नहीं जी, कोई अदम एतमाद वगैरह का सियासी जमातों से कोई तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरी जो कि एक एक्सट्रीम पे चली गई, तो जाहिर है कि गैर सियासी लोगों का किरदार वहाँ पे बढ़ गया। अभी भी आपकी जमात में आप कह रहे हैं कि गैर सियासी लोगों का किरदार है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हैं। उसकी वजह से कोई हिकमत अमली नहीं ना बन पाई, पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं बन। देखो ना, बड़े इन्होंने मौके ज़ाया कर दिए मेरे ख्याल में। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेंटली देखें तो अगर मैं जो है समझूं तो 9 फरवरी वो दिन था जब पूरी तरीके इंसाफ को सड़कों पर होना चाहिए था हर सूरत में। और उसके बाद क्योंकि आपका इलेक्शन चोरी हो रहा था, और 9 को जब ये कोर कमेटी की मीटिंग हुई और इन्होंने कहा एहतजाज करें, तो हामिद खान और शिबली फराज साहब ने कहा नहीं हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे। तो वो पार्लियामेंट में तो आपको जाने ही नहीं दे रहे, तो आप रोल क्या अदा करेंगे? जितनी बड़ी धांधली हुई और जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया फॉर्म 47 के ज़रिए, तरीके इंसाफ को हरगिज़ ये नताइज कबूल नहीं करने चाहिए थे। एंड दे शुड हैव बीन ऑन द रोड्स, और सड़कों पे रहना चाहिए, सड़कों पे होना चाहिए। के लिए क़यादत मौजूद नहीं थी। नहीं, जो उस वक्त अगर 47 में निकलते ना, तो उस वक्त ये था कि हर MNA MPA जो हारा था वो क़यादत ही थी ना, वो साथ मिलते और वो लेके आते। इसके बाद जब लियाकत चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमिश्नर ने, और उसने ये सारी धांधली का मामला जो है वो चौराहे पे फोड़ दिया, उस वक्त फिर जो है वो आपने कुछ नहीं किया। अब आके देखिए ये, तो आपको लगता है कि लोग जो है वो मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे बहुत सारे लोग जो है लॉयल नहीं है PTI के साथ? देखिए ये तो खैर PTI में रिवाज भी है, हर बंदे दूसरे को कह देता है आप लॉयल नहीं हैं आप, मतलब ये तो एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। एक वक्त होता था, मैं एक हमारे वज़ीर साहब थे तो उनको हो गया कि जी आपके बारे में ख़बर छप गई है कि आपको जो है वो फ़लानी एजेंसी जो है वो बड़ा स्पॉन्सर कर रही है। उसने कहा ये ख़बर छपी है, इसको प्रिंट करके मेरे हल्के में ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि मैं इलेक्शन मेरा वैसे ही हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है कि डिस्क्रेडिट होने के लिए आपको कह दिया जाता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, या ऐसा जो है वो एक बात है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वाक़यात बदल गए। ये तो उनको सोचने का काम है कि कहाँ से कहाँ वो जो है वो आ गए। इसको जो असल बात यह है ना कि जो अब PTI की लीडरशिप के अंदर आप देखें ये मौका ज़ाया हो गया, फिर लियाकत चट्ठा वाला ज़ाया हो गया। आप कोई उनके पास मुझे स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आती। अब देखो एक ही चीज़ है ना, अल्टीमेटली देखो हम कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। एक तो बाहर कुछ लोग बैठे हुए ना जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से लड़ जाएं। सही, ये तो देखो एजेंडा हमारा तो नहीं हो सकता, इमरान खान का तो नहीं हो सकता। इमरान खान ने तो कहा है कि फ़ौज मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अब मुस्तकबिल क्या लग रहा है तहरीक इंसाफ का भी और अपना भी? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद, बल्कि आपकी जमात में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी एजेंडे पे आए हैं आप लोग, 3-4 लोग इकट्ठे आ गए हैं इस वक्त में और ये सब एजेंडा है। वो एजेंडा यही है ना कि जी हमारी पोजीशनें आप ख़राब करने आ गए हैं, तो ये आप ना करें। तो हमें तो देखो ओहदों के मुझे क्या जवाब, मैं तुम्हारे आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मुझे मतलब आई डोंट नीड इंट्रोडक्शन। होता तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए ही चाहिए होता है ना, तो हमारे तो ये मसले नहीं है। वज़ीर तो मैं 2011 में भी था, 2012 में भी था, सो वो ये हमारे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्शन हुआ है ना 8 फरवरी का, अगर आज 8 फरवरी का इलेक्शन के बाद लोग हार जाएं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में फिर डेमोक्रेसी का वजूद ख़त्म है। फिर वही 8, 10, 12 लोगों ने कमरों में बैठ के फैसले करने और ये सारा। मगर ये तो हुआ 2018 में हाइब्रिड, फिर 18 और 24 का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस तरह तो फिर 93 में भी हुआ ना, इस तरह तो फिर 90 में भी हुआ, हर इलेक्शन हुआ। नहीं हाँ, लेकिन ये एक्सटेंट तो हर्ड ऑफ है ना, जिस तरह से यहाँ पे हुआ, तो इसका तो मुकाबला करना ही ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन अब आपको ये लगता है कि मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल PTI के साथ है, सिर्फ और सिर्फ PTI के साथ है, या अपने रास्ते अपने खोले हैं? नहीं, मेरा प्रॉब्लम जो है ये है ही नहीं कि PTI या नॉट PTI। मेरा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को ये जंग लाजमन जीतनी चाहिए। अगर इमरान खान ये जंग हार गए तो फिर तो वैसी पॉलिटिक्स खत्म है। और उनकी रिहाई आपको मुमकिन नजर आती है? इमरान खान की रिहाई, ये जो मौजूदा स्ट्रेटजी है, इसमें तो मेरी समझ से बाहर है कि कैसे होगी। देखिए ना, ओनली वे फॉरवर्ड इज कि आप, जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम बंदूकें लेके तो नहीं निकल सकते, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हमें तो उठा के ले जाएं, कर लें, हम क्या कर सकते हैं? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये भी नहीं कर सकते छुप जाएं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम जो है वो, हमारा साइकिल भी नहीं है लंदन में, हम क्या करेंगे? तो इशू ये है कि आप
ने स्ट्रेटजी बनानी है जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये ज़रूरत महसूस करे कि आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। और वो स्ट्रेटजी भी नहीं है, हुकूमत आपको बातचीत का कह रही है, खान साहब कह रहे हैं हुकूमत तो मजाक में लगी। अब तो खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते। नहीं, मेरी नज़र में इस वक्त हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है आसमा, अगर मैं और आप बातचीत कर रहे हैं और आपको मेरा कोई वजन ही नहीं है, तो मेरा भार ही कोई नहीं, तो वो मुज़ाकरात एक मजाक होंगे। पहले इन्हें अपोजिशन की पार्टी से बातचीत करनी है। पहले मौलाना फजलुर रहमान को, GDA को और जमात इस्लामी को अपनी फोल्ड में लेके आना है। जब मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 99.9% या 99.75% जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है खैबर पख्तूनख्वा की, वो एक साइड पे है। फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन। आपकी खान साहब से मुलाकात के कोई इम्कानात है? देखें, मुझे मैसेज आया था, अब जब भी मुझे कहेंगे मैं चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। खान साहब की तरफ से रिसेंट खान साहब ने जब भी कहा बुलाया तो मैं चला जाऊंगा। और कल अगर वो कोई फैसला आपके बारे में करते हैं? फैसलों से क्या होगा? अभी तो देखो ना, वन साइडेड ही होना है ना। अगर मेरे लेट से मुझे सुना ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं हुई, तो उस फैसले में लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को कामयाब होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कामयाब नहीं होता तो फिर आपका समझिए कि एक लंबा डार्क पीरियड है, वो हम अफोर्ड नहीं कर। और मुज़ाकरात सियासी सतह पे होने चाहिए। मुज़ाकरात तो ग्रैंड मुज़ाकरात होंगे, लेकिन पहले आप अपनी अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। अब आपने मौलाना फजलुर रहमान को, महमूद अचकज़ई को ये टास्क दिया है, अब आप उनके ऊपर भरोसा करें, रोज़ उनके नीचे से कारपेट ना खींचें, जो हो रहा है। आप उनके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करें, उनको ये मुज़ाकरात किसी तरफ लगा लेने दें। और जब ये हो जाएगा, JUI और PTI अगर इकट्ठी हो गई और साथ जमात इस्लामी और GDA मिल गए, तो फिर देखें ना, दे विल बी अ पावर टू रेकन विद। आप फिर उनको नहीं, अगर राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब ने अभी तो देखे ना क्या हुआ कि उन्होंने मतलब मुज़ाकरात की ऑफ़र की, अगले दिन इद्दत में आपने बेल रिजेक्ट कर दी, तो इसका क्या मतलब है? तो अदालतों ने की ना। नहीं, लेकिन हुकूमत नहीं करवाई ना। अगर इसका मतलब यह है कि जो शहबाज शरीफ है, या तो उनकी सुनते ही कोई नहीं है। अगले 6-7 महीनों में आप कहाँ देख रहे हैं खुद को भी और PTI को भी? लास्ट क्वेश्चन। देखो, अभी तो PTI का हमें देखना पड़ेगा ना कि PTI का क्या हिकमत अमली बनती है और कैसे जो है वो बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते। हमारा सच्ची बात है, पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त एक डिसइल्यूजनमेंट में है। वी डोंट नो किधर हम जाएंगे, हमें पाकिस्तान के ही नहीं पता। PTI कोई खतरा है ना? अंदरूनी जो लोग हैं वो ही सबसे बड़ा खतरा है, बाहर से तो PTI देखो कोई इतना खतरा नहीं है, क्योंकि इशू ये है कि वोट तो इमरान खान का है। इमरान खान ने जिधर कहना, आज इमरान खान अगर PTI छोड़ के IPP का हेड बन जाए तो सारा वोट IPP को। IPP पे ऊपर भी बात करनी थी, मगर अब वक्त खत्म हो गया। किसी और वक्त लंबी बात करेंगे आपके साथ। अभी आप आ गए हैं तो बातें ही रहेंगे। मेरा बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी, एक मौसर आवाज़ है। ये कितनी मौसर आइंदा रहेंगी, ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है। लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे। जो नए मुकदमात पंजाब हुकूमत अब बना रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और रिहाई उनकी मुमकिन होगी या नहीं होगी, राना साहब क्या कह रहे हैं, और सियासी मामलात कहाँ जाएंगे, ख़ास करके मुज़ाकरात के हवाले से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान साहब। उनसे हम बात करते हैं इस वक्त जो मौजूदा सियासी हालात हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से नए मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, बयानिए के ऊपर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ इस मामले पे बात होगी कि मुज़ाकरात की जो पेशरफ्त होनी थी वो अभी तक नहीं हो सकी, जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था कि अब मिल के बात करेंगे, और मशरूत रजामंदी भी हुई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस वक्त सियासी जमूद है, मुआशी जमूद है, ये किधर जाएगा, ये सियासी तातुल निज़ाम के लिए कितना इस वक्त नुकसानदेह हो सकता है, और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके ऊपर फ़ैसला जो है वो हालात को सियासी तौर पर कितना बदल सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। सवाल यही है कि इस वक्त नए मुकदमात पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब पे बनाने का इंदिया दे रही है,
और इससे ऐसे लगता है कि जो पुराने मुकदमात थे इमरान खान साहब के, वो शायद उसमें कामयाबी हुकूमत को नहीं मिली है, शायद क्या यकीनन नहीं मिल रही है, और उनकी रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखें, मुकदमात जो उनके ख़िलाफ़ कायम हुए हैं, जिसमें ये जो है अल कादर ट्रस्ट का मुकदमा है, इसी तरह से 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं, वो तो अभी अंडर ट्रायल हैं, या शायद उनमें से जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हैं। तो वो तो मुकदमात जो हैं वो उनके सच होने में, उनके दुरुस्त होने में, अब अल कादर ट्रस्ट जो है उसमें तो रिकॉर्ड सामने है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून को 60 अरब का फ़ायदा पहुंचाया गया, 10 अरब उससे जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है वो एसेट्स लिए गए, और उस ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, खान साहब ख़ुद हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा है। तो ये चीज़ें जो है ये तो बिल्कुल सामने है, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है वो कानूनी तकाज़ों को किस हद तक पूरा कर सकती है, और वो हमारे लॉ में जो है कि शक का फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म को मिलता है, उस बेनिफिट ऑफ डाउट को किस तरह से मीट करती है, ये फिर एक ट्रायल का जो है वो मामला होता है। इसी तरह से 9 मई कौन कह सकता है कि 9 मई को जो हुआ उसमें खान साहब जो है वो कुव्वत मुहर्रका नहीं थे, इन्हीं की तहरीक के ऊपर सारा कुछ हुआ, और जो हुआ वो सभी के सामने है। एक दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो हमला आवर हुए, ये लोग उनके घरों तक पहुँचे, उनके घरों में दाखिल हुए, उनके घरों को आग लगाई, वहाँ से लूट मार की। तो ये मामला जो है ये तो प्रोसिक्यूशन वर्सेस डिफेंस जो है वो चलता रहेगा। बाकी जो दूसरे मुकदमात हैं उसमें जब खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे और अपना जो उनका इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का एजेंडा है उसके ऊपर कारबंद रहेंगे, तो फिर उनकी इन हरकत के ऊपर, इन जो है वो इन एक्शन के ऊपर जो भी कानून के मुताबिक बनता होगा वो तो फिर बनता रहेगा, उसमें तो कोई फिर हैरानगी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रान साहब जो आपने बात की प्रोसिक्यूशन की, प्रोसिक्यूशन भी हमें मजबूत नज़र नहीं आई, और अदालतों के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो रिलीफ इमरान खान साहब को दे रही हैं। तो अगर प्रोसिक्यूशन भी मजबूत नहीं है और अदालतों के ऊपर भी आपका इल्ज़ाम है, तो फिर आप मतलब, और कोई सियासी बयानिया भी अब तक हमें नहीं मिलता आपकी जानिब से कि जो काउंटर कर सके उस बयानिए को जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं, तो फिर आप तस्लीम करें कि नाकामी है प्रोसिक्यूशन की हद पे भी और आपके सियासी बयानिए की भी। नहीं, इसमें नाकामी का लफ्ज़ मेरा नहीं ख्याल कि वो सूट करता है, लेकिन देखें जो कानूनी तकाज़े हैं, अब एक कत्ल होता है, उसके बाद जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट पे मुल्ज़म बरी हो जाता है, तो क्या फिर उस कत्ल को आप समझते हैं कि वो मकतूल ने ख़ुदकुशी की थी? कत्ल तो हुआ था, जुर्म तो हुआ था, लेकिन जुर्म को साबित करने के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं उनका पूरा करना जो है वो भी एक रिक्वायरमेंट है मुल्ज़म को सज़ा दिलाने के लिए। तो उसमें अगर एक केस में किसी जगह पे आपसे जो है वो कोई तकाज़ा जो है वो पूरा नहीं हो सका, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि अगले केस में वो पूरा नहीं हो सकेगा, या ये इस बात का की बुनियाद नहीं बन सकता कि अब मुल्ज़म को जो है वो अगले जुर्म जो है वो माफ़ कर दिए जाएँ, वो जो मर्ज़ी करता रहे, अब उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा जो है वो ना बनाया जाए। सियासी तौर पे जिस आप बात कर रही हैं बयानिए की, तो क्या बयानिया है क्या? एक बयानिया, उसका बयानिया फितना है, उसका बयानिया अफरा तफरी है, उसका बयानिया फसाद है, उसके मुकाबले में क्या बयानिया जो है वो लाया जाना चाहिए? आप मुझे बताएं कि जिस जमूत की आपने बात की है अपने इंट्रो में कि मुल्क इस वक्त जो है वो सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी जमूत का शिकार है, इसका कौन मुजरम है? 2017-18 में क्या ये मुल्क जो है वो सियासी तौर पे जमूत का शिकार था? क्या उस वक्त जो है वो मुआशी तौर पे जमूत का शिकार था? क्या उस वक्त मुल्क जो है वो
आगे बढ़ने के लिए और जो है वो G20 में शामिल होने के लिए ऑन ट्रैक नहीं था? क्या उस वक्त आपका शरह नमू जो है वो 6.2% नहीं था? क्या उस वक्त आप 24 नंबर की पूरी दुनिया की मईशत नहीं थे? उस वक्त इस मुल्क को डीरेल करने में किसने जो है वो किरदार अदा किया? कौन मोहरा बना थी, आप उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का? बिल्कुल सही है, लेकिन उस वक्त आप मकबूल थे, अब आप गैर मकबूल हैं। इस वक्त मकबूलियत इमरान खान साहब की है। जो बयानिया वो बना रहे हैं वो बिक रहा है। आप जो बयानिया बना रहे हैं वो बयानिया उल्टा आप नहीं, वो कोई बयानिया नहीं बना रहे। उनका बयानिया फितना फसाद ही है, उनका कोई बयानिया नहीं है। जो उनकी जिस बात को आप उनकी मकबूलियत कह रही हैं वो ठीक है, मज़ामत का एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक वोट है और वो उनको मिल रहा है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हाँ पैदा हो के परवरिश पा के उन्हीं से जो है वो इक़्तिदार हासिल करके हमारे ख़िलाफ़ 18 का इलेक्शन रिग करके, तो अब जब उनका टकराव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हुआ है 9 मई को, क्योंकि 9 मई को तो बराह रास्त उन्होंने हमला किया है, तो वो जब टकराव हुआ है तो फिर वो उसका एक एंटी वोट जो है वो ठीक है, वो उनको उसमें थोड़ी सहूलत है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ऐसा ऐसा जैसे जैसे खुल रही हैं, लोगों को भी जो है वो इस चीज़ की समझ आ रही है और बेलाखिर लोगों को ये बात पूरी तरह से वाज़े अयां हो जाएगी कि ये बंदा जो है ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर दिया है और आइंदा भी कर देगा अगर इसके बारे में लोगों ने सही तौर पे जो है वो फैसला ना किया। तो आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन है इमरान खान साहब की? क्योंकि एक मुकदमा है जिसमें से उनकी ज़मानत हो सकती है, बाकी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनके अंदर अभी तक कोई गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं आई। ये जो आज मुकदमात की सुनवाई है, क्या आपको लगता है इसमें उनकी गिरफ्तारी जल्द अमल में आ सकती है ताकि रिहाई मुमकिन ना हो सके? इस वक्त इमरान खान साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, इस वक्त जिस एजेंडे के ऊपर वो गामजन हैं, यानी एक अच्छे भले चलते मुल्क को, चलती मईशत को उन्होंने 3 साल में बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद उन्होंने सियासी तौर पे एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया, 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च से लेके असम्बलियाँ तोड़ने तक, लॉन्ग मार्चेस तक, हुकूमतें तोड़ने तक उन्होंने एक ऐसा लायामल इख्तियार किया कि अब मुल्क को उन्होंने इस सूरत हाल से दो चार कर दिया है। तो इसलिए उनको जितना भी पाबंद रखा जाएगा ताकि उनका ये फितने और फसाद और अफरा तफरी पे मबनी एजेंडा जो है वो उसको ना चलाया जा सके, उतना ही रियासत के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, पूरी कौम के लिए बेहतर है। उसकी जो है वो कोशिश की जानी चाहिए। बाकी इस बारे में कोई 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकता। मुकदमा बन सकता है, उसके बाद फिर अदालत में जाना है, अदालत ने फैसला करना है। जो एक आइन और कानून का सिस्टम है, चलना तो उसी के तहत है। तो अगर अदालतों से भी उनको रिलीफ मिलता चला गया, जो कि आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अदालतें उनको मुसलसल रिलीफ दे रही हैं, तो फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं कि जितना वो अंदर रहेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मगर ये भी तो एक रियलिटी है। ये तो मफरूज़ा है ना कि रिलीफ मिलता चला जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर पूरी कोशिश की जानी चाहिए, की जाएगी कि हक़ाइक़ के मुताबिक जो है वो अदालत फैसला करे। लेकिन रान साहब, इसी कोशिश में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सियासी निज़ाम ही रुखसत हो जाए, ये तमाम जो सिस्टम है इसी को लपेट दिया जाए? देखें, इमरान खान जो है वो यानी उसमें ये कैपेसिटी है कि वो इस मुल्क को, इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर दे। ये बात मैं तो पिछले 2-2.5 साल से करता आ रहा हूँ। बहरहाल कोशिश की जानी चाहिए कि उससे बचा जाए और उसके लिए पूरे खुलूस से नीयत से कोशिश होनी चाहिए। बाकी आगे तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, इख्तियार तो उसी के पास है, इंसान के बस में तो कोशिश है।
कोशिश की जानी चाहिए कि इस फितने को जो है वो न्यूट्रल किया जाए और ये फितना जो है इस मुल्क को अफरा तफरी और जो है वो फसाद के कार ना कर दे, वरना तो अगर उसका बस चला तो वो यही करेगा। इसके अलावा उसकी कोई सियासत नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, उसे यही काम आता है। तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा है राना साहब, आप के साथ साथ जो लोग सियासी बसीरत रखते हैं उनको क्या नज़र आ रहा है, क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि ये लड़ाई तो अब मेरा ख्याल है हतमी मराहिल में है, या आर होगा या पार होगा, तो आपको क्या नज़र आता है? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश भी है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये आर ही हो, ये पार ना हो। लेकिन ये बहरहाल किसी दिन फिर आर या पार होना तो है, तो आर ही होगा तो बेहतर होगा। पार तो फिर अगर मुल्क किसी हादसे से दो चार हो जाता है, जो कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो फिर तो बानी पीटीआई कामयाब हो गया अपने मकसद में। उसका मकसद ही ये है। तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर में इजाफा हुआ है राना साहब, मसलन ये कोई मामूली बात नहीं है कि 368 का ऐवान जो है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या कांग्रेस अमेरिका का, वो आपसे ये कह रहा हो कि भाई आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। और ये भी मामूली बात नहीं कि यूएन की कौंसिल ये कह रही हो कि इमरान खान साहब के ऊपर जाली मुकदमात हैं। ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं ये प्रेशर्स। तो फिर आपकी हुकूमत, जो कि अब तक लगता है कि नाकाम हुई है इस इंटरनेशनल प्रेशर को डील करने के लिए, उसको कैसे आप आगे लेके जाएंगे फिर? नहीं, हमें ये इस बात का पूरी तरह से इदराक है कि ज्यूश लॉबी जो है वो बड़ी ताकतवर है। वो अपना काम दिखाएगी, वो इस किस्म की जो है वो मामलात में जो है वो करेगी वो। तो ये इंडियन लॉबी जो है, ये इंडियन लॉबी और ज्यूश लॉबी, ये दोनों बड़ी ताकतवर लॉबीज़ हैं। जब दोनों इकट्ठी हों पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उनका जो फ्रंट मैन है वो बानी पीटीआई ही है, तो वो उसके पीछे खड़े हैं, वो ये सारा कुछ करेंगे। हमें इस बात का कोई इल्म है कि ये कोई नई बात या कोई अचानक बात नहीं हुई। वो ये इस किस्म के मामलात करेंगे, लेकिन इनको हम फेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो मुज़ाकरात की बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने, कोई और जी उन्हें बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती। ये फ़लस्तीन में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, वो नज़र नहीं आता। वहाँ पे ना उन्हें कोई नजायज़ मुकदमा नज़र आ रहा है, ना कोई किसी के ऊपर जुल्म नज़र आ रहा है। वो सारे जुल्म जो है वो उनको पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं। तो मुज़ाकरात जो प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की थी, और आप ख़ुद भी कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब रजामंद नहीं है, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं? जी नहीं, या जी नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते। वो अपने एजेंडे पर ही कारबंद रहना चाहते हैं, और उनका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को तबाह करना, पाकिस्तान को अफरा तफरी और फसाद और फितने के सुपुर्द करना है। हम इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क से मुआशी और सियासी जमूत ख़त्म करने के लिए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। वो उस वक्त भी उन्होंने इनकार किया था। आज फिर हम तमाम तर इन जो है वो यानी रिजर्वेशंस के बावजूद न सिर्फ हमने ऑफ़र की है, बल्कि ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अंदाज में पूरी कौम को गवाह बना के, पार्लियामेंट को गवाह बना के बात की है। लेकिन उनका क्योंकि एजेंडा ही और है, तो इसलिए उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई इफेक्ट असर नहीं है। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और राना साहब से फिर गुफ्तगू करेंगे दीगर मौज़ूआत पे जो बहुत अहम है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह खान साहब, उनसे हम बात करते हैं। राना साहब, मौलाना के साथ भी वो पहले पीटीआई की तरफ नज़र आते थे, फिर वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, अब उन्होंने अपने आप को पीटीआई से अलग किया है। क्या वहाँ पे कोई पेशरफ्त है, और क्या मौलाना को अब मना लेंगे इस सारे मामले के अंदर? उनका न्यूट्रल होना कितना इम्पोर्टेंट होगा? नहीं, मौलाना जो है वो उनको बनाने वाली या ना बनाने वाली बात नहीं है। मौलाना का कोई एजेंडा इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। वो इस मुल्क में
जमहूरियत के हक़ में हैं, वो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के हक़ में हैं, उनका प्रोग्राम जो है वो बानी PTI के प्रोग्राम से कतन जो है वो मेल ही नहीं खाता। इसलिए वो अपनी सियासी बात, अपना सियासी मौक़िफ़ जो है वो रखने में हक़ बजानब है, उन्हें रखना चाहिए। लेकिन उनका कोई मुल्क के ख़िलाफ़ उनका कोई ऐसा एजेंडा या प्रोग्राम नहीं है। और आपको क्या लगता है कि जो इंतखाबात का उनका मुतालबा है, ख़ुद अगर ये SIC यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तों का मामला है, क्या इसमें से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो पूरे सिस्टम के लिए जो है वो मसला बन जाए या नए इंतखाबात की राह जो है वो फराहम कर दे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें तो जो हैं वो जमहूरियत में जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर ये इन चीज़ों के ऊपर बात होती है। जब इनके ऊपर बात ही नहीं होगी तो फिर इनके मतलब कोई अंदाज़ा या राय मुकर्रर करना जो है वो तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो रान साहब, मियाँ साहब के बारे में अक्सर ख़बरें आती हैं, वो मायूस हो जाते हैं। पहले तो पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, वो मीटिंग से उठ के चले जाते थे। अब वो खामोश भी हैं, पूरे बजट सेशन में आए भी नहीं। आवाम सुनना चाहती है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। वो मायूस हैं, वो खुश हैं, मुतमईन हैं। उनका सियासत में इस वक्त कोई किरदार नज़र नहीं आता। नहीं, वो उनका किरदार जो है वो अपना पूरा भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वो बड़े मुतमईन हैं और दोनों हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है उसमें वो अपना भरपूर जो किरदार उनका बनता है वो बिल्कुल गाइड भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं और तमाम मामला से इन टच भी हैं, टाइम भी दे रहे हैं। लेकिन मीडिया में इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करना जो है ये बावजूद, और मेरा ख्याल है कि बात ये दुरुस्त भी है, तो वो मुनासिब नहीं समझते कि वो अपनी हर एक्टिविटी को जो है वो मीडिया के सुपुर्द करें। मीडिया में जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो पूरी तरह से जो है वो हर चीज़ को सामने ला रही हैं। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन सर, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी? क्योंकि आप मीटिंग्स में रहे उनके साथ, अभी तक तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, इसके इम्कानात क्या हैं? पीपल्स पार्टी पूरी तरह से हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत का हिस्सा रहेगी। बाकी किस जगह किस ओहदे पे जो है वो उन्होंने वो कंफर्टेबल है वो एक उनका अपना चॉइस है, लेकिन वो हुकूमत में मौजूद है। कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे वो? कैबिनेट का हिस्सा बन भी सकते हैं, ना भी बने तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, फैसला आपका।